चलो भाई देखो, आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 2022 का क्वेश्चन पेपर है। 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हम देखो, आपके लिए 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बनाने बहुत आसान है, लेकिन उसमें भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। नहीं तो आप बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट करोगे, फंस जाओगे। ठीक है, तो हम बताएंगे कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है प्रॉपरली और कौन सा क्वेश्चन को लीव करना है। ठीक है, पहले एक बार चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से बाबू, बहुत ही शानदार है, आपको तरीके मिलेंगे और आपको इंश्योर करोगे कि 100 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका 100% सही हो, आप उसमें डाउट ना रह जाए। ठीक ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया हूँ 2022 का। ठीक है, तो इसी लेवल का आपका पेपर होगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे निर्देश होते हैं जो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको जब मिलेगा तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखो, साफ साफ सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई? तो 1 से 100 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए हैं, जिनमें सही के एक सही है कि नहीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें। OMR पर आपको इस तरह कलर करना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन एक नंबर के हैं। तो देखो, इसमें खास बात क्या होती है ना कि आप अगर 50 में 50 सही करते हो तो 50 में 50 मिलेंगे। इसमें कटने के चांसेस नहीं होते हैं, सही किए हो तो नंबर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए MCQ में तो गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, तो लो भाई, आ गया आपका पहला क्वेश्चन। जल्दी से गर्दा उखाड़ दो एकदम। ठीक ना, देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही सबसे इजी है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। घात मतलब जो सर पे बैठा हो, जो ऊपर बैठा होता है किसी संख्या के, वही घात होता है। ठीक है, चलिए, तो अब 64 का अभाज्य गुणनखंड, तो 64 का गुणनखंड करेंगे। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। ठीक, कितने दो आए? 6 दो आए ना। जो को 2 आएगा तो वो उसका घात होगा। ठीक ना, तो 2 का 6 को 2 आया, यानी कि घात क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान अगला वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन वैसा आता ही आता है। ठीक ना, सेकेंड क्वेश्चन। महत्तम समापवर्तक पी क्यू लघुत्तम समापवर्तक पी क्यू बराबर है। देखो, आपको कम से कम 10 तो फॉर्मूले मिल जाएंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले मिल जाएंगे, ऊपर नीचे इधर उधर किया रहेगा, फॉर्मूला ही होगा। ठीक है, तो फॉर्मूले याद कर लीजिएगा बाबू। ठीक है, और चलिए तो देखते हैं। देखो, महत्तम एक फॉर्मूला है, HCF गुणे LCM बराबर जिन संख्याओं का HCF और LCM होता है उन्हीं संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, HCF गुणा LCM दिया है, बराबर क्या होगा? A गुणा B, यानी कि PQ संख्याओं का है ना LCM और HCF, तो P क्रॉस Q हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा बस, और कुछ नहीं है। ये बराबर है ना, इसके बराबर है तो बराबर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ठीक ना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम बाबू, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक ना, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या देखना है? अंक होता है, उसका गुणा भागा करना है। ठीक ना, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से पहले पढ़ना है। किसी बहुपद की घात होती है। चलो, तो बहुपद की घात क्या हो सकती है? तो भिन्न संख्या नहीं। हमने आपको एक क्लास में बताया था, ऑफलाइन क्लास में आपको बताया था कि बहुपद की घात 4 तरीके से नहीं हो सकती है। ठीक है, उसकी घात भिन्न में नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक, उसके बाद क्या आता है? तो रूट में नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद बटे में करके नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए जो भी, ये 4 चीज़ें होती है। ठीक ना, ये 4 चीज़ें रहेंगी तो वो बहुपद की घात नहीं हो सकती है। यानी कि बहुपद की घात कौन होगी? भिन्न संख्या? बिल्कुल नहीं। ऋण पूर्णांक? बिल्कुल नहीं। पूर्ण संख्या? हाँ बिल्कुल, पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या में 0 से लगाई 1 2 3 4 संख्याएं आती हैं, तो 0 भी घात हो सकती है। जिसमें चर ही नहीं रहेगा उसमें चर की घात 0, इसलिए बहुपद की घात 0। जैसे इसका एग्जाम्पल, कोई भी संख्या हो सकती है 4, इसमें चर नहीं है तो चर की घात ही बहुपद की घात होती है, चर नहीं है तो बहुपद की घात 0 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हर क्वेश्चन को आपको देखना है कि उसमें ऑप्शन कह क्या रहा है। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन है।
देखो ध्यान से, हम यहाँ पर सीखने आए, हम क्वेश्चन नहीं करना है। क्वेश्चन करना होता तो अभी खटाखट 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 मैं 100 तक बता देता, तुरंत तुरंत, समय नहीं लगेगा वो, ठीक ना। लेकिन आपको समझना है कि आखिर कैसे करना है पेपर को, ठीक है। आसान से आसान क्वेश्चन पहले करना है, ठीक ना। देखो ये तो मैं लिखवा चुका हूँ आपको, एकदम ये दिमाग में होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इज नॉट इक्वल 0 का आलेख क्या होता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, परवल है, हमने आपको रटवा रखा है ये। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक घात वाले का सरल रेखा होता है, यानी कि रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा इसको, रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा होता है, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, ये ए इज नॉट इक्वल 0 क्यों रहता है, आपको हमने कई बार 50 बार बताया होगा। सो जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए कि ए इज नॉट इक्वल 0 क्यों होता है, ठीक ना। तब तक हम आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर क्वेश्चन। शून्यक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होगी, ठीक है। देखो बहुत बार आपको हमने बताया कि देखो कोई बहुपद दिया है, कोई द्विघात बहुपद है, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 4, तो इसका शून्यक 2 ही होगा, इसके हल 2 आएंगे, हल 2 ही आएंगे, ठीक है ना। लेकिन 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 अगर 2 शून्यक दिए हुए हैं तो उनसे बहुत सारे बहुपद बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 और 8 वाले बहुपदों की संख्या अनगिनत होगी, बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, लेकिन 2 शून्यक से अनंत द्विघात बहुपद या फिर कोई बहुपद बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर क्वेश्चन, ये है आपके सामने। देखो किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हो तो द्विघात बहुपद होगा। एक या दो क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर शून्यक दिया है, कभी कभी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान भी दे सकता है, लेकिन अभी यहाँ पर केवल अल्फा और बीटा का सिंपल सा मान दिया है। अल्फा मान लो 2 है और बीटा क्या है, 6 है। अच्छा द्विघात बहुपद का फॉर्मेशन का मैंने फॉर्मूला एक बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई कांस्टेंट बाहर के लगा रहता है, वो कॉमन लेते हैं तो के की जगह आ जाता है, ठीक है। तो इसको अभी इग्नोर करेंगे, कोई इसका काम नहीं है, हमको तो डायरेक्ट एमसीक्यू करने हैं ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 2 इंटू 6, यानी कि यहाँ क्या हो गया, माइनस का 8x यहाँ पर 12, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ऑप्शन नंबर सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको फटाफट से कर लेना है, डायरेक्ट उसमें रखना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सिंपल सा है तो बन जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन। द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यक है। अच्छा इसके शून्य कैसे होंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक काम किया जाए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल सा है, और इसका कोई तरीका है नहीं, हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये टूटेगा किसमें, तो पहले इसको तोड़ते हैं। देखो एक बार ये भी सीख लो भाई, कि जो यहाँ पर दिया रहता है, अगर कोई एक्स स्क्वायर का घात एक गुणांक 1 है और यहाँ पर जो भी संख्या रहती है तो उसको तोड़ते हैं, ठीक ना। 55, 5 से कटेगा 11, अब कोई नहीं कटेगा तो 5 और 11 का कॉम्बिनेशन बन ही रहा है और 16 आ ही जाएगा, तो प्लस का 11 और प्लस का 5 में टूटेगा, ठीक। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से क्या होगा बाबू कि वाई स्क्वायर प्लस का 11x प्लस का 11y प्लस 5y प्लस 55, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कुछ नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, एकदम इजी कैलकुलेशन है। तो यहाँ से y बराबर -5, y बराबर -11, यानी कि दोनों कैसे आए, ऋणात्मक आए, इसका मतलब दोनों ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्यों रिस्क लेना है, क्यों फालतू का दिमाग लगाना है, ठीक है। तो रिस्क नहीं लेंगे हम, जैसे मेथड जानते हैं थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन शुरू में अटेम्प्ट नहीं करने हैं आपको, 1 से 100 तक डायरेक्ट जाना है पहले। जितने फॉर्मूले आए होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन होंगे कि देखते ही देखते आंसर कर दोगे, देखते ही देखते कैलकुलेशन कर दोगे, ठीक है। तो वैसे क्वेश्चन पहले कर, बाद में ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो जो थोड़ा सा सोल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमको नंबर लेना है बाबू, हमको दिखाना नहीं है कि हमको बहुत आ रहा है। अरे बहुत आ रहा है हमको, हम जानते हैं कि हमको आ रहा है, लेकिन दिखाने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पर नंबर लेने के लिए गए हो ना, तो नंबर लो, टाइम जाया काहे लिए कर रहा है। और हाँ, अपने एग्ज़ाम में समय को बचाना है। ओके, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, ये एक बहुपद दिया है कि शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान पूछा है। अच्छा देखो, के किसके जगह पर है? सी के जगह पर ना, यानी कि अगर शून्य दिया भी है तो उसमें संबंध हम जब निकालेंगे, एक दूसरे से रिलेटेड दिया है, एक दूसरे शून्य को, यदि एक शून्य होगा अल्फा तो दूसरा 1/अल्फा होगा। ठीक है, और के किस में आ रहा है? अब हम इसको सोल्व तो नहीं कर सकते हैं, तो हमको तो कोई रिलेशन निकालना होगा। हमको दो रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, और चूंकि सी के स्थान पर के है तो हमको सी इसमें लाना होगा, तो अल्फा इंटू बीटा में ही सी आता है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/अल्फा है, क्योंकि दूसरा व्युत्क्रम जो हम बीटा लेते थे वो बीटा को क्या दे दिया है? वो पहले का व्युत्क्रम है, यानी कि 1/अल्फा के बराबर है, और ये c/a के बराबर होगा। ठीक है, तो देखो अल्फा अल्फा कैंसिल, 1 हो जाएगा, बराबर सी की जगह क्या है? माइनस का के और बटे में 2। अब त्रिया गुणा कर लो भाई, और माइनस को उधर भेज दो, तो के बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है, अच्छा देखो एक बार और थोड़ा सा आपको छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, उससे आप डायरेक्ट कर लोगे। देखो, जब शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं ना, जब शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो यहाँ वाला जो सी का मान होता है वो एक्स स्क्वायर के गुणा यानी कि ए के बराबर होता है, सी बराबर ए होता है। ठीक है, ये आपस में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक ना, इसको आपस में बदल देने पर शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाते हैं। ये आइडेंटिटी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको 11th-12th में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर चला जाए। अच्छा क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया भी है। ठीक है, और ध्यान रखना बाबू, मैं रिव्यू जब करूँगा ना तो सामने सामने आपको दिखेगा कि ये 5 चैप्टर का जो मैंने नाम बताया वो कर लोगे तो हम कह रहे हैं कि 80+ मार्क्स लाने एकदम श्योर है, एकदम निश्चिंत रहो। ठीक है, अब देखो क्या कर दे हो तुम लोग, जो भी इच्छा हो करो भाई। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन, यदि पी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान क्या होगा? देखो P1 का करने का मतलब, देखो 1 कहाँ रखा है? यहाँ x जहाँ लिखा है वहाँ पर 1 लिख दिया है, इसका मतलब x का मान क्या है? 1 है, तो हर जहाँ भी x दिख रहा है वहाँ पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 12, 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12, यानी कि 1 प्लस 5 माइनस 12, यानी कि 6 माइनस 12, यानी कि माइनस का 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन। देखो इससे तो 4-5 क्वेश्चन तो खाली इसी से मिल ही जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 2 समीकरण दिया है, इसका हल पूछ रहा है कि हल कैसा होगा। कोई हल नहीं, एक हल, 2 हल, अनगिनत हल। ठीक है, तो इसमें तो 3 ही कंडीशन होते हैं, या तो अनेक हल होंगे, या तो एक हल होगा, या कोई नहीं होगा। ठीक है, ये 3 ही कंडीशन समझ सकते हैं ना, आइए चेक करते हैं। ठीक, देखो एक बार बता दे रहा हूँ, तो अनेक के लिए क्या होता है? अनेक या फिर अनेक कर लो, आसान पड़ेगा लिखना। ठीक ना, अनेक के लिए क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज इक्वल c1/c2। ठीक, एक के लिए क्या होता है? तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ठीक है, और कोई नहीं के लिए, कोई नहीं के लिए बता नोट कर लेना, या फिर एक बार रिवाइज कर लो। ठीक ना, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, अब चलिए यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। x के गुणांक को a लेते हैं, a1 a2, और y के गुणांक को b1 b2। ठीक है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है? पहले से बराबर a1, a1 बराबर क्या है? 2, इसमें a2 बराबर क्या है? 6, यहाँ से b1 क्या है? 4, और b2 क्या दिया है? 12। ठीक है, और उसके बाद c1 क्या है? दोनों बराबर की उस तरफ है तो डायरेक्ट ले सकते हो, अदरवाइज इधर ला कर लिया जाता है, तो c का मान -3 और c2 का मान -6। अब रेशियो बनाओ इनको, तो a1/a2 2/6 बराबर 4/12
बराबर -3/6। अब देखो 2 तियाँ 6, 1/3 आया, 4 तियाँ 12, 1/3 आया, लेकिन 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। ये किसमें मिल रहा है? ये इसमें मिल रहा है जिसमें कोई हल नहीं होता है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक ना। तो 10वां का आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं, समांतर रेखाएं बनेगी। कैसी बनेगी? समांतर बनेगी, ठीक है। चलिए, आसान क्वेश्चन था, बन जाएगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन। बस आप शांत रहोगे वहाँ बाबू ना, तो जितना पढ़ाया गया उससे बाहर नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। हमको समझ में आ रहा है कि वीडियो आपको लेंदी हो रहा है, आप परेशान हो रहे हो, लेकिन क्या करेंगे बाबू, 2 दिन का समय बचा हुआ है, तो अब इतना देखेंगे तो कैसे हो पाएगा बताओ। नींद चैन को त्यागो तुम, लक्ष्य के पीछे भागो तुम, ठीक है। क्या कर रहे हो? आराम, सब कुछ मिल जाएगा, बस मेहनत करो तुम, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको, ये 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन है? तो देखो, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों क्या होते हैं? केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। तो इसका मानक विचलन हो जाएगा, ये तो आपको याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। प्रेक्षण, ये का बहुलक है। बहुलक बताना है, तो बहुलक क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है। तो कौन ज़्यादा बार रिपीट हुआ है? देखो 15 15 15, 3 बार आया है 15, यानी कि 15 हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याएं में प्रथम 5 पूछा है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट होती है। तो माध्य क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण 5 है, यानी कि संख्या तो नीचे 5 रहेगी। कौन कौन से हैं? तो 1 है, दूसरी प्राकृतिक संख्या 2, तीसरी 3, चौथी 4, पाँचवीं 5। आराम से इसे निकालेंगे, ठीक है ना। क्या होगा? 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, 15/5, 5 दिया 15, यानी कि 3 होगा माध्य इसका, ठीक है। चलो, और देखो, प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछे ना, अगर 1 से स्टार्ट करेगा तो ध्यान रखना, अगर विषम संख्या होगी तो डायरेक्ट उसके मिडिल वाला हो जाएगा माध्य, ठीक है। अगर मान लो 11 का पूछेगा, 11 तक का पूछेगा तो क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका 6 माध्य हो जाएगा, ठीक ना। और 13 प्राकृतिक संख्या को पूछेगा तो 7 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा है, बीच वाला ही माध्य होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, माध्यक बताना है आपको, ठीक है। माध्यक हमने बहुत बार आपको बताया और बोला है कि इसको मिस न करिएगा, तो आई थिंक आप मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए 14, प्रेक्षण 8 12 7 14 6 13 15 का माध्यक बताना। तो माध्यक अवर्गीकृत आंकड़ों का निकालने के लिए 2 फॉर्मूले होते हैं, जब संख्या सम हो और जब विषम हो। 2 केस होते हैं, तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन सा है। 3 3 6 1 7, यानी कि विषम का है। विषम वाला थोड़ा सा आसान पड़ता है, ठीक ना। विषम संख्या के लिए माध्य निकालने तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, ठीक ना। n+1/2 वहाँ पद होता है, यानी कि जो यहाँ पर आएगा सॉल्व करके वो उस पद की संख्या को दिखाएगा। तो उसके पहले हमको इसको बढ़ते क्रम में लिखना होगा, तो पहले बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो क्या बनेगा? 6 से स्टार्ट होगा, 6 7 8 12 13 14 और 15। अब देखो 7 है, तो 7 प्लस 1/2, यानी कि 8/2, और 8/2 यानी कि चौथा पद आ जाएगा, ठीक ना। चारवां पद कौन सा है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 12। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस सिंपल ऐसे निकालना है। सम के लिए भी फॉर्मूला लिख देता हूँ। सम के लिए तो n/2 वहाँ पद यानी कि पद की संख्या बता रहा है, बढ़ते क्रम में लिखेंगे कभी भी माध्य को सॉल्व करते समय। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालते समय उसको बढ़ते क्रम में पहले लिखेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, ठीक। देखो तो n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, वहाँ पर था n+1/2, लेकिन यहाँ पर n/2 प्लस 1वां पद है, और फिर इन दोनों का माध्य, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है बाबू वीडियो, लेकिन
ये आपके लिए ही है, ठीक ना। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, ओके, कोई नहीं। 15 इतना तो कर ही सकते हो। माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्यक का 3 गुना माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, यानी कि 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये तो रटा रटा है और एकदम स्पैम हो जाना चाहिए, एकदम स्पैम हो जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ये क्या होता है? बहुलक का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। बहुलक माध्य माध्यक में ये तीनों में संबंध होता है, ठीक ना। ये तीनों में संबंध होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो ये संबंध भी पूछ लेता है तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? सी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a², ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक ना। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और हमने एक बार एमसीक्यू कराया है तो उसमें भी प्रूव कराया है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो तब ना, ठीक है। देखो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज ऐसा हुआ, ठीक है। अब बताओ इसकी भुजा को अगर ये क्या है, ए है, ए है, ए है, तो पहले इसको समकोण में बांध दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? a/2 हो जाएगा। ये इस पर लंब डालेंगे ये तो समद्विभाजित करेगी तो ये भी a/2 हो जाएगा। अब देखो ये कर्ण है, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब निकल जाएगा। तो लंब निकलेगा तो क्या होगा? तो लंब बराबर क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम में लंब बराबर होता है रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? a²/4, और इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बाबू? तो ये आ जाएगा यहाँ से 4 माइनस रूट में 4a² माइनस a²/4, और यहाँ से आ जाएगा रूट का 3 a²/4, तो यहाँ से बाहर निकलेगा क्या? रूट का 3/2a। ये लंब अभी आया है, क्या आया है? लंब, ठीक ना। चलिए तो हमको लंब मालूम चल गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताओ पहले। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार क्या है? a/2, लंब कितना है, ऊंचाई कितनी है? √3/2 है। अच्छा ये तो एक का निकलेगा ना, तो 2 निकालना है तो 2 से गुणा कर दें, तो गुणा 2, देखो ये कैंसिल हो गया। ए से ए गुणा होगा तो a² हो जाएगा, और 2 दूना 4, यानी कि √3/4a², ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो थोड़ा सा बैक करके देख लो, ठीक है। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा 16 का, ठीक। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन। देखो ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछता है तो इसको ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो क्या हो? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल छोटा वर्ग के क्षेत्रफल से होगा, वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल से बड़ा होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? आप भी कैलकुलेशन करो, मैं भी करता हूँ, ठीक है। चलो तो देखो परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है। परिधि क्या होती है? 2πr, और वर्ग का परिमाप क्या था? 4a, यानी कि 2πr 4a के बराबर है, ठीक। अच्छा चलिए तो पहले रेडियस निकाल लिया जाए, क्या निकाला जाए बोलिए, आपकी इच्छा। तो चलो रेडियस पहले निकाल लेते हैं। तो परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 2πr बराबर क्या हो जाएगा? 88, ठीक है। यहाँ से अगर पाई को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुणा 22/7, आर बराबर 88। देखो 22 चौक 88, ठीक। 2 दूना 4, 7 दूना 14, आर का मान कितना आ गया? 14, ठीक। चलिए और इसको सॉल्व करेंगे। 4a का मान भी तो 88 के बराबर है, ये a को 14 आ गया है बराबर, याद रखिएगा त्रिज्या, ठीक। यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा? 22, ठीक। अब चलो देखते हैं क्षेत्रफल में क्या कंडीशन होता है। आप क्षेत्रफल निकालो, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? a², यानी कि 22 का स्क्वायर कर लो, 22 गुणा 22, जल्दी से बताओ क्या आएगा, ठीक ना। और फिर वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr², तो पाई का मान 22/7,
आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणा 14। ठीक है, देखो 7 दूना 14 तो ये तो कट ही जाएगा। ठीक, और 22 दूना 44, 44 गुणा 14, 14 चौके 56 के 6 यहाँ से लगा 5, 14 चौके 56 5, 596 आया वृत्त का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा, 22 दूना 44 के 4 और यहाँ से लगा 4, 22 दूना 44 और 4 48। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल आया वो वृत्त के क्षेत्रफल से क्या है, कम है। तो देखो कौन सा कंडीशन है, जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल से क्या है, कम है। तो जिधर मुंह ये खुलता है उधर वाली संख्या बड़ी होती है। वृत्त के क्षेत्रफल की तरफ खुला है यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है और वर्ग का क्षेत्रफल छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, नहीं लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आखिर दिमाग रखे क्या लिए भाई बताओ, ये फालतू की चीज़ों में दिमाग लगाने के लिए है। यार जितना कर दो दिमाग लगाओगे तो है, ऐसा नहीं करना चाहिए बाबू। ठीक है ना, आप लोग को देखो सही डायरेक्शन में दिमाग लगाने का कोशिश करना चाहिए। ठीक है, चलो देखो 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो घन का विकर्ण जल्दी से एकदम स्पैम हो जाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाबू। मैं बोल रहा हूँ कि 10 क्वेश्चन आपको केवल फॉर्मूले से मिल जाएंगे भाई, थाली में परोसे हुए हैं, ले मुन्ना ले खा ले। तो नहीं खाएंगे क्या, बिल्कुल खाएंगे, और पहले तो उसी को खाना है। ठीक है, एकदम सॉफ्ट मीठा। देखो बारात में जाते हो तो क्या करते हो, पहले जो जहाँ मिठाई मिलता है उसको खाते हैं, उसके बाद ना चारों तरफ देखते हैं। तो पहले जो रसगुल्ले आपको एग्ज़ाम में मिल रहे हैं, जो बोर्ड आपको दे रहा है मिठाई खाने के लिए, लो मुन्ना खा लो, पहले उसको खाना है, उसके बाद आगे देखना है। ठीक है ना, चलिए तो बहुत अच्छे। घन का विकर्ण होता है √3 है, ठीक ना। और घन का आयतन क्या होता है, AQ। घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, तो ये होता है 4A²। ठीक, और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया 6A² होता है। ठीक, तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। त्रिज्या R, ऊंचाई h वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन होगा। ओह ये तो फॉर्मूला निकला भाई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। हमको लगा कि अच्छा क्वेश्चन देगा। जल्दी से स्पैम कर दो भाई, ये क्वेश्चन तो बचने नहीं चाहिए। जल्दी से करो, जल्दी बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत अच्छे। तो घन का सॉरी शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई। आर की जगह कैपिटल रख दिया तो कैपिटल R² और h। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। l यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई होता है, ठीक ना, तिर्यक ऊंचाई। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, 2πr × r+l। ठीक है, चलो तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड भाई, नहीं 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 नहीं, यहाँ तो स्कैम हो गया भाई। ये हमने किसका बता दिया फॉर्मूला, एक सेकंड इसको मिटा दिया जाए। देखो देखो शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है ये πr × r+l होता है। ठीक है, चलो πr बाहर आता है, πr × r+l। ठीक है, चलो अब सही है। 20 नंबर क्वेश्चन देखो। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक ना, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करेंगे, ध्यान से दिमाग लगा करेंगे। देखो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 है। किसका अनुपात दिया है, ध्यान से सुनो। क्षेत्रफल का अनुपात ना, तो पहले उसको लिख लो। दो क्षेत्रफल है तो R1 R2 त्रिज्या 2 होगी, इनका अनुपात बोला है ना, यानी कि बट्टी में होंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, πr1 का स्क्वायर, हमको नहीं पता है r क्या है, और दूसरे का πr2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये अनुपात क्या दिया है, 4/25। बस बहुत अच्छा। तो पाई से पाई कैंसिल, कभी भी जब अनुपात दिया रहेगा तो जो कांस्टेंट मान रहेगा वो कट जाएगा कभी भी। ठीक है, अब बताओ R1/R2 ही पूछा है ना, त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि दोनों का अगर स्क्वायर को मैं उस ओर भेज दूं तो कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, जल्दी बताओ। अगर मैं R1/R2 कर दूं और स्क्वायर को उधर भेज दूं तो रूट में 4/25, और ये बाहर निकलेंगे तो तहलका मचाएंगे, और ये क्या हो जाएगा 2/5। 2/5 जहाँ हो, सही आंसर टिक किया जाए।
ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करने होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। जो आपको क्वेश्चन ने दिया हो पहले उसको सोल्व करिए, और कभी भी ऐसा ही होगा जब क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो उसी क्षेत्रफल के अनुपात से भुजा का अनुपात मिल जाएगा, यानी कि त्रिज्या का अनुपात। वैसे ही किसी भी आकृति के लिए आपको दे सकता है। चलो नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। इसके लिए तो एक शॉर्ट ट्रिक रख लो, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। समांतर श्रेणी का सामान्य पद ये है तो इसका सर्वांतर क्या होगा बताओ, एकदम स्पैम कर दो। तो जो n के गुणा में रहता है वही इसका सर्वांतर होता है। तो n का गुणांक क्या है -2, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा -2। बस इतना ही करना और कुछ नहीं। n के गुणांक में जो दिया रहेगा चिन्ह के साथ, अगर प्लस रहता तो +2n, माइनस रहता तो -2n। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। समांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है? कौन सा पद शून्य है? वो शून्य है पद, लेकिन कौन सा नंबर पे है, यानी कि nवां पद है। और nवें पद को क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। कहीं कहीं tn दिखता है और कहीं कहीं l दिखता है, तो हम यहाँ पर an का ही यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, an क्या है, 0 है ना। वो बोल ही रहा है ना कि कौन सा पद 0 है, यानी कि nवां पद 0 है। nवें पद के फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d बराबर है 0, ठीक है। a का मान क्या है 126 प्लस n - 1 × d का मान क्या है, तो दूसरे में से पहले घटाते हैं। 120 में से 26 घटाओगे तो -6 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो और बराबर में 0 चल ही रहा है, ठीक है। अच्छा बताओ, जब -6 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 126 - 6n और +6 बराबर 0। 126 और 6 कितना हो जाएगा 132। 6n को उधर भेज देते हैं तो 6n प्लस में हो जाएगा। अब 6 से काट लो, 6 दूना 12, 6 दूना 12, यानी कि 22वां पद। n का मान क्या आ गया 22, और पद की संख्या पूछ ही रहा था, तो 22वां पद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा पद पूछेगा तो nवां पद होता है, वो an होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम दिमाग लगा बनाएंगे, बहुत लेंथी पर नहीं जाएंगे, ठीक है ना। चलो तो देखो, बहुत ही लंबा हम देख रहे हैं वीडियो, बहुत ही लंबा हो रहा है, ठीक ना। चलो कोई नहीं, एक ही दिन की बात है, एक ही क्लास करना है तो क्या दिक्कत है। समकोण त्रिभुज ABC, कोण बी बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 12, BC बराबर 5, AC बराबर 13, तो साइन C बराबर होगा। देखो B 90 डिग्री दिया है, ठीक ना। कोण B क्या है 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, AB और BC 5 दिया है, AC 13 दिया है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा, जब एक समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण तो ये हुआ, और कर्ण में ये सी आ रहा है, यानी कि ए ही होगा ही सी होगा, कर्ण 13 हो गया, ठीक। अच्छा, BC कितना बोला है, BC 5 बोला है, और AB कितना बोला है 12, और ये साइन सी पूछा है, ये वाला एंगल के लिए पूछा है। तो जिस एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, साथ वाली भुजा आधार, और ये कर्ण, तो साइन सी बराबर क्या होगा बताओ, लंब बटे कर्ण, साइन सी बटे में लंब बटे में कर्ण, ठीक। लंब क्या है 12 और कर्ण कितना है 13, 12/13। ऑप्शन नंबर कहाँ है 12/13, ऑप्शन नंबर कहाँ है जल्दी खोजो, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक। बस ऐसे ही करना है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसानी से बनेगा, एकदम लोड नहीं लेना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में तो लोड लेना ही नहीं होता, आराम से बनाओ, नहीं आ रहा है स्किप करो, स्किप करो भाई, स्किप करो, ठीक ना। यहाँ पर मतलब गलत करके नहीं आना है, सही करके आना है। वहाँ पर तेज नहीं बनना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज उखाव नहीं बनना है। हमको भाई इतना ही आता है, मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा ज़्यादा, ठीक है। क्वेश्चन जब वैसे उतने क्वेश्चन हैं कि हमको डायरेक्ट आ रहे हैं तो हम कहीं नहीं दिमाग लगाने चाहिए। ये होता है स्मार्ट लड़के का तरीका। और जो गधा होगा, सॉरी गधा क्या, मतलब जिसको नहीं आ रहा होगा वो डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, उसको पता ही नहीं होगा तरीका आखिर किया कैसे जाता, ठीक है। आपको मैं प्रैक्टिकल बता भी चुका हूँ तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है। चलो, यदि cos थीटा बराबर p है तो tan थीटा का मान होगा। अच्छा, cos थीटा p दिया है ना, cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। ये दिया क्या है cos थीटा को p के बराबर, यानी कि p बटे में 1, आधार क्या है p और कर्ण जो है 1 है। अच्छा बताओ, यहाँ से आधार और कर्ण मिल गया, एक तो लगा ही सकते हैं ना, तो cos थीटा का अनुपात इसी अनुपात में होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि ऊपर वाला आधार नीचे वाला कर्ण,
तो आधार पी और कर्ण क्या आ गया, एक आ गया, ठीक ना। आधार पी और कर्ण एक, याद रखिए, आधार है पी और कर्ण एक। तो बताओ लंब क्या होगा, लंब बराबर क्या होता है, रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यही होता है, ठीक। अब बताओ रूट में कर्ण क्या है, एक है, तो एक का स्क्वायर एक प्लस सॉरी माइनस आधार स्क्वायर, तो पी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस पी स्क्वायर, ये क्या आ गया, लंब आ गया। हमको बताना क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। लंब क्या में लगा निकाले हैं हम, रूट में 1 माइनस पी स्क्वायर, और आधार क्या है, आधार क्या था पी, तो रूट का 1 माइनस पी स्क्वायर बाई पी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा, ज़्यादा आपको दिमाग ही नहीं लेता है। जैसे रेशियो देता था cos थीटा बराबर 3/4 3/5, तो हम निकाल लेते थे लंब ना, वैसे निकालना है। ये संख्या ना देकर कोई तो अक्षर दे दिया है, बस सिंपल सी तो बात है। यहाँ पर जो मेथड करते थे वही मेथड वहाँ पर भी करेंगे। और फिर जब लंब आ जाता था तो हम लोग tan थीटा cot थीटा का मान लिख देते थे। तो cot थीटा यहाँ से क्या होगा जल्दी बता दो, तो cot थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 3/4, आधार बटे लंब होता है cot थीटा, ठीक। चलो नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, 1/sin थीटा। तो हम व्युत्क्रम का रिलेशन आपको बता चुके हैं, sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, या फिर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, दोनों बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, फिर बात वही होती है, तीरे गुणा करोगे तो cos थीटा इंटू sec थीटा 1 होता है, ठीक है। और एक होता है tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और इसमें भी वही चीज़ आता है, तीरे गुणा कर दो, यानी कि cot थीटा बराबर सॉरी tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर, ठीक ना। ये तीनों होता है रिलेशन, याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा हुआ है साइन का, तो इसका हो जाएगा कोसेक, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अच्छा चलो नेक्स्ट, सेक बी इंटू कॉस बी बराबर क्या होगा। देखो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ गए, जो तीनों बताए जल्दी से इसका आंसर स्पैम कर दो एकदम, ठीक ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है बताओ। एंगल इक्वल है तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान एक के बराबर होता है, व्युत्क्रम का संबंध होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, कॉट थीटा बराबर 1/√3। अभी बताए कॉट थीटा बराबर 1/√3 है, कॉट थीटा होता क्या, आधार बटे में लंब, ठीक ना। यानी कि ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला लंब, आधार क्या है एक, लंब क्या है √3, तो क्या हो जाएगा कर्ण। तो कर्ण कैसे निकलता है, रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे 3, 1 का स्क्वायर करोगे 1, यानी कि 3 1 4, कर्ण का मान क्या आ गया, कर्ण का मान आ गया 2, ठीक है ना। कर्ण 2 आ गया, आधार 1 है, लंब √3 है, सेक थीटा पूछा है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। अच्छा बताओ कर्ण क्या है 2, आधार क्या है 1, 2/1, यानी कि 2 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बस सिंपल है, ठीक है। देखो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी खींच रहे हैं क्योंकि बहुत ही लेंदी लेक्चर हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, यदि ए बराबर 45 डिग्री, यदि ए बराबर 40, एकदम पेटी पैक करके बैठना बाबू, ठीक ना। कलम कॉपी साथ लिए हो, रुकना नहीं चाहिए, कॉपी और पेन, ठीक ना, लिखते रहना लिखते रहना। ए 45 डिग्री, तो साइन ए प्लस कोस ए बराबर क्या होगा। अच्छा एंगल इक्वल है, ओके, एंगल का मान भी तो दे दिया है ना, और वैसा मान दिया है जिसका हमको मान याद है। साइन ए की जगह 45 रखेंगे तो साइन 45 डिग्री, जिसका मान पता है हमको, प्लस कोस 45 डिग्री, इसका भी मान हमको पता है, बस जोड़ लो, तो 1/√2 प्लस 1/√2। जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जुड़ जाती है, तो 1 और 1 2, 2/√2, ठीक ना, ये भी आंसर हो जाता है। लेकिन नीचे संख्याएं रूट में रहती हैं तो उनको ज़्यादातर केसेस में क्या परिमेयकरण कर देते हैं, ठीक। तो इसका जब परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण में होता क्या है, तो नीचे वाली संख्या का ऊपर नीचे गुणा हो जाता है, ऐसे आसानी वाला होता है ये। तो 2√2 और 2 सेम संख्या है, गुणा होगा तो बट्टे में 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो √2 बचेगा, √2 किधर दिख रहा है, देखो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सामने एकदम आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो 2 sin अल्फा बराबर 2 है, यानी कि अल्फा बराबर क्या होगा,
सिंप्लीफाई करो इसको, 2 साइन अल्फा बराबर 2, ये गुणा में है यहाँ ना, उधर जाएगा तो भाग में, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि साइन अल्फा बराबर क्या आ गया 1। साइन अल्फा यानी कि ये कोण ही है ना, तो ऐसा कौन सा कोण रखें कि साइन इस कोण का मान 1 आ जाए। तो साइन में 1 कब आता है, जब कोण 90 डिग्री होता है, यानी कि अल्फा की जगह अगर 90 डिग्री रहता तो इसका मान 1 सही होता, यानी कि एंगल कितना होता 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, कहाँ कहाँ स्वच्छ अक्षरों में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये तो याद ही कर लो भाई। ठीक है, tan और cot जब एक दूसरे के पूरक हो, पूरक कोण क्या होते हैं, तो जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है, वो पूरक कोण होते हैं। देखो दो कोण है ना, 21 और 69, पूरक कोण क्यों बोले थे, 21 और 69 जोड़ोगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा, इसीलिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, तो पूरक कोण का कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि tan और cot इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन। देखो ये रेशियो कभी भी आएगा ना, ये tan cot का रेशियो है, साइन cos का रेशियो है, और cosec sec का रेशियो है, पूरक कोण रहेगा। देखो सेम ऐसे पटर में आएगा तो हमेशा क्या होगा, एक होगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन एक आंसर होगा, ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, एक जहाँ दिया रहेगा उसी को आंसर सही करेंगे। ठीक है।